तो हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में, यानी कि सैटरडे को हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में उसका एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा था, है ना बेटा? तो आप नहीं थे, आप लोग नहीं थे ना, कहीं बाहर गए थे आप? अच्छा, मीटिंग में थे आप, ओके, कोई बात नहीं। हम जहाँ तक पढ़ा एक बार आपको रिवाइज करके शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक एक्ट के बारे में आपको बताया था जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस यूनिट 10 में डिस्क्राइब्ड है। इस यूनिट 10 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में आपसे जानने का आग्रह किया गया है कि आप इनको पढ़ के आइए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन एग्ज़ाम ही देते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ऐसे कुल मिला के 15 या 16 आपको आयोग या कमीशन दिए गए हैं। यूनिट वाइज सिलेबस को बांट दिया गया था और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 10 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में प्रावधान पूछे जाएंगे आपसे, ऐसे उन्होंने कहा है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, जैसा कि आप इससे पहले विषय पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र पॉलिटी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी बताया जाएगा आपको। हो गया स्टार्ट? देखिए आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम पिछली क्लास में ऐसी ही एक संवैधानिक संस्था का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो संवैधानिक संस्था नहीं थी। आज हम आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं। आपको चूँकि हमने लिखा है यूपीएससी और एमपीपीएससी, आपको हम इनके बारे में भी आज बताते हैं। और दूसरी चीज़, संवैधानिक संस्था क्या होती हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान यानी कि पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हम कम्प्लीटली रिपब्लिक बने थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स हम लोगों को दे दिए गए थे। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था। उसमें जिन संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई थी उस दौरान वो सभी शामिल कर ली गई थी। भविष्य में कुछ और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी और उन इंस्टीट्यूशंस को देश में लाने के लिए कुछ कानूनों को लाना पड़ता है, क्योंकि उनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया था, जबकि इसको हम बाद में एक कानून के माध्यम से यानी कि एक एक्ट के माध्यम से अपने देश को दे पाए। वो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। 1993 इसको कहते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और एक तरफ मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख देता हूँ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। ये भी एक कमीशन है और ये एक कमीशन है, जबकि ये एक क्या है, एक्ट। ये क्या है, एक्ट, यानी कि एक कानून बनने वाला बिल है जिसको पार्लियामेंट में पेश करना होगा। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही हमारे देश को ये मिल सकता है। पार्लियामेंट में पास होने का मतलब ये है कि सरकार इसको लोकसभा में भी रखेगी, राज्यसभा में भी रखेगी,
फिर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, तब जाके ये एक कानून बनेगा। हमारे देश में कोई भी कानून या लॉ बनता है उसके कोई ना कोई कारण होते हैं, उद्देश्य होते हैं। हमारे देश में एक और कानून आया था, प्रोटेक्ट SC/ST एक्ट, सुना होगा। तो SC/ST एक्ट लाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था कि वहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको ख़त्म करना था। उस कानून के साथ उस कानून के जैसा ही ये एक कानून है जो किस चीज़ के लिए लेके आए गए थे, क्यों लाया गया था कि ह्यूमन राइट को हम प्रोटेक्ट कर पाए, फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ऐसा हमको करना था क्योंकि सभी देश अपने अपने यहाँ ऐसा काम कर रहे थे, अपने अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, कम से कम उनके ह्यूमन राइट की तो रक्षा कर रहे थे। ह्यूमन राइट के बारे में मैंने ये बताया था कि ये क्या होते हैं और ये हमें ये लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी या ऐसे कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे देश में पहले से हमारा एक संविधान है जिसमें बताया गया है कि हमारे देश में कैसे शासन होगा। तो ज़रूरत आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है कि नहीं। तो ज़रूरत आन पड़ी होगी तब जाके ऐसा एक्ट आया। और एक्ट क्यों लाया? क्योंकि हमें लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना था। इसके लिए कुछ संस्था की ज़रूरत हो रही थी, किसी एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो इन मामलों पर ही सिर्फ अपनी निगरानी रखे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना था, यानी कि एक नेशनल लेवल का कमीशन जो नेशनल लेवल के सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के मामलों को देख पाए, ह्यूमन राइट उल्लंघन के मामलों को देख पाए। और हर एक स्टेट के लिए हमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाने थे। और ये कमीशन या तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते तो काम चल जाता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं फिर हमें क्या करना होता है, इनके लिए एक कानून लाना पड़ता है। तो ये जो संस्थाएं कहलाती हैं जो किसी कानून के माध्यम से बनती हैं, उसको हम हिंदी में सांविधिक या विधिक या स्टैट्यूटरी बोलते हैं। और ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र सीधे हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में किया गया है, इन संस्थाओं को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनके लिए कोई कानून लेके आने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक किसके बारे में बताया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया। तो हम चर्चा यहाँ कर रहे थे। अब चूंकि यूपीएससी लिखा है तो मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के बारे में हमने पिछली बार इसका एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया था और अपॉइंटमेंट पढ़ लिया था। इसको हम रिवाइज करेंगे, दोनों को ही लेके चलेंगे, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए हमको। तो ये मैं अभी फ़िलहाल मिटाता हूँ और यहाँ हेडिंग डालता हूँ, मान लो यूपीएससी, कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करनी चाहिए इनको पढ़ने की। पहली बात तो संविधान के भाग 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 में बताया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, या ये क्या होता है, या इनमें कौन कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, ये क्यों आया हिंदुस्तान में, है ना, ये शब्द क्यों आया सिविल सर्विसेज, कब से है और क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका रहा है, कैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, तो उसकी चर्चा थोड़ा सा मैं आपसे करना चाहूँगा। मतलब सबसे पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी संवैधानिक चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना चाहिए। एक कहानी होती है और वो कहानी जान लेने से हमें कुछ बेसिक बातें या मूल बातें पता चल जाती हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। तो इस कहानी में हमें पहले इस कहानी का हीरो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और ये कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। जैसे मूवीज़ में फ्लैशबैक में जाते हैं ना, तो हमें फ्लैशबैक में जाना होगा और हमें तब पहुंचना होगा जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था और एक कंपनी आई थी, समझो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया या क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स लोग थे
धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारना शुरू किया उन लोगों ने, ठीक है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारना शुरू किया तो उनको कुछ ऑफिसर्स की भी ज़रूरत थी जो उनकी ही बात माने। अब वो ऑफिसर्स का मतलब कर्मचारियों से नहीं होता, एक अलग वर्ग हो गया कर्मचारियों का, एम्प्लॉयड हो गए उनके जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए। एक दूसरा वर्ग होता है जो इन कर्मचारियों पर भी प्रशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग कहते हैं जिसको, और वो वर्ग हमारे हिंदुस्तान में उसको हम बोलते हैं विशेष योग्यता प्राप्त लोग होते हैं। जैसे आप लोग सिविल सर्वेंट बनेंगे, और इसलिए आप सिविल सर्वेंट बनेंगे क्योंकि आपने वो एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया है अपने अंदर। क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको उस एप्टीट्यूड को पहचानना होता है कि वो एप्टीट्यूड हमारे अंदर है या नहीं है। जैसे भाई कोई क्रिकेटर अगर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्रिकेट खेलने की इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने उसको बचपन में बल्ला खेलते हुए देखा, बैट बॉल, तो उसको लगा इसका इंटरेस्ट है, इस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, तो ये होता है एप्टीट्यूड पहचानना। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दी उन्होंने, खूब उसने ट्रेनिंग की, यानी कि खूब प्रैक्टिस की, तो उसने उस दिशा में अपना करियर बना लिया। सिविल सर्वेंट बनने के लिए भी आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। दो शब्द होते हैं, देखो अपन लोग एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, और बहुत बहुत खास सब्जेक्ट है सिविल सेवा के लिए। उसमें इन दोनों शब्दों को बड़े अच्छे से समझाया गया है। समझाया इसलिए गया है क्योंकि जब तक आपको वो जानकारी नहीं होगी कि व्हाट इज़ एप्टीट्यूड एंड व्हाट इज़ एटीट्यूड, दोनों में क्या फ़र्क है, तो शायद हम समझ ही नहीं पाएँ कि इनका यूज़ क्यों करते हैं या ये सब्जेक्ट ही क्यों शामिल है हमारे एग्ज़ाम में। तो सिविल सर्विसेज के लिए एक तरीके से इनका फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है भाई कॉर्नवालिस को। अब हुआ क्या बेटा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत थी जो विशेष योग्यता प्राप्त लोग हों, तो वो क्या करते थे कि मैं डायरेक्टर हूँ, निदेशक मंडल हूँ, तो मैं क्या करता था, मान लो मैंने कुछ एक प्रक्रिया अपनाई कि मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू ले लिया, या मुझे कुछ लोगों के काम करने का तरीका पसंद आया, या मुझे वो एनर्जेटिक दिख रहे थे, मुझे लग रहे थे इन लोगों में कुछ लीडरशिप क्वालिटी है। अभी तक मेरे पास देयर इज़ नो मेजरमेंट, कोई पैरामीटर नहीं था, कोई मेज़र नहीं था कि मैं कैसे चेक करूं कि ये बंदा सिविल सर्वेंट बनने लायक है या नहीं है। तो मैं क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते मैं उन कुछ लोगों को चुन लेता था अपने हिसाब से, और उनको भेजता था लंदन, और लंदन में जाके उनको ट्रेनिंग देता था खूब, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर से उनको भारत में वापस जॉब देता था एज सिविल सर्वेंट। ये सिलसिला हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता रहा 1773 से। 1773 से हम आगे आते गए तो एक ईयर आया बेटा 1854, और एक उस दौर के, उस समय के बड़े महान इतिहासकार रहे और बड़े लेखक रहे होंगे। ये मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहा हूँ कि ये शब्द आखिर आया क्यों। 1854 एक लॉर्ड मैकाले, एक नाम है, आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले। 1854 में वो यही देख रहे, बहुत अच्छे लेखक थे और एक शिक्षाविद कह सकते हैं आप उनको, और सुधारवादी नीति यानी कि समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति कहते थे। उन्होंने देखा अभी तक ये लोग जिन अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं या जिनको पद देते हैं उनके लिए कोई योग्यता नहीं इन्होंने निर्धारित की, और इनको हमेशा ये शक होता था कि ये लोग हो सकता है कि भाई उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं, उनमें ज़रूरी नहीं कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हों। तो उन्होंने 1854 में एक कमेटी बनाई उसी दौर में, और एक कमेटी बनाई गई इनकी अध्यक्षता में, और इस कमेटी में लॉर्ड मैकाले जी ने कहा कि अब से मेरी सलाह ये है कि आप इन अधिकारियों की नियुक्ति किसी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से कीजिए, इनके एग्ज़ाम लीजिए और एक विशेष एप्टीट्यूड निर्धारित कीजिए। मतलब इनके लिए कुछ अभिक्षमता होनी चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता होती है। एप्टीट्यूड को चेक करने का इन्होंने तरीका खोजा कि हम कुछ विशेष तरह के इनसे प्रश्न करेंगे। इन्होंने एक सिलेबस बनाया, वो सिलेबस समझ लो यूरोपियन कल्चर से प्रभावित था। ये अपने जैसे लोग चाहते थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कोई भी हिंदुस्तानी बंदा आके सिविल सर्वेंट बने,
ये कभी नहीं चाहते थे कि उच्च पदों पर कोई भी इंडियन आकर बैठे, इसलिए इनका उस समय सिलेबस भी वैसा हुआ करता था कि जो हिंदुस्तान से जिसका लेना देना कुछ नहीं है, हिंदुस्तानी चाह के भी उसको ना निकाल पाए। तो 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये करना चाहिए कि किसी एग्ज़ाम प्रणाली को विकसित करना चाहिए, और जो एप्टीट्यूड यानी कि जिस अभिक्षमता के लोग हमको चाहिए हम चेक करेंगे, उनको चेक किस आधार पर करेंगे। हमने एक एप्टीट्यूड डिसाइड कर दिया कि ये इतनी जानकारी इनको होनी चाहिए, इतनी नॉलेज इनको होनी चाहिए और इसकी पूरी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो MPPSC का, तो आपको सबसे पहली चीज़ कि भाई सिलेबस चाहिए, बिना सिलेबस तो कुछ नहीं हो सकता। और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपने पूरा छानबीन लिया, आपने खूब पढ़ा, बार बार पढ़ा, याद हो गया। उस सिलेबस को पढ़ने से आपको एक एक्सपीरियंस हासिल होता है। जैसे हमने कभी आग की खोज होते नहीं देखी, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि उस दौर में जब ये आदि मानव की बात की जाती है, होमो सेपियंस की बात की जाती है, कि कभी किसी को इत्तेफाकन वो आग दिखी होगी, पत्थर से पत्थर टकराए होंगे, है ना। हम जब पढ़ते हैं तो कम से कम एक कहानी बना सकते हैं ना, एक कहानी बना सकते हैं, तो उस व्यक्ति को होने वाले अनुभव का कुछ ना कुछ हिस्सा हमें प्राप्त होता है, हम उससे सीखते हैं। हमेशा कहानियाँ सुनने से सीखते हैं, किसी जगह जाने से सीखते हैं। जब हम पढ़ते हैं किसी जगह के बारे में, फिर उस जगह जाते हैं। जब हम नहीं पढ़ते तो बाई चांस हम नहीं जाते, हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। जब हम सभ्यताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें और जानने की इच्छा होती है। ये और जानने की इच्छा आपके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है। जिनको सिविल सर्वेंट बनना है उनको यही करना पड़ेगा कि आपको सिलेबस दिया गया है कि आपको पूरी इतिहास की जानकारी होगी, तो आप भाई मानव सभ्यता के विकास क्रम को जान पाओगे कि इंसान जानवर से इंसान कैसे बना। आप ज़्यादा अंदर जाओगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ होगा, तो अपने पास ज़्यादा सोर्स नहीं है हिस्ट्री के बहुत कम सोर्स हैं। हिस्ट्री हमेशा हवा में रहती है, जिसने जो बोला हमें वो विश्वास करना होता है। हमारा हिंदुस्तान वेदों पुराणों पर चलता था, है ना। हमने दशावतार की थ्योरी सुनी है, विष्णु के दशावतार। उस दशावतार की थ्योरी में भी बताया गया है कि इंसान कैसे बना होगा। अगर हम उस दशावतार की थ्योरी पर यकीन करते हैं साइंटिफिकली भी, तब हमें ये पता चलता है कि भाई इंसान या कोई भी जीव पानी से उत्पन्न हुआ, है ना। तो इसको पढ़ने से, पानी से उत्पन्न हुआ, तो अपने दिमाग में आया कि सबसे पहले पानी से उत्पन्न होने वाला जीव मछली जैसा ही कुछ रहा होगा। तो वो पहला अवतार दशावतार का मछली मत्स्य अवतार है। आगे चल के कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे, भौगोलिक स्थितियाँ चेंज हुई होंगी, तो मछली से कछुआ मिला होगा, कोई ऐसा बंदा मिला होगा, कुछ ऐसा जीव मिला होगा जो पानी से ज़मीन पर भी चलता होगा। तीसरा अवतार विष्णु पुराण का कहलाता था वराह, जो उड़ भी लेता था, पानी पर भी चल लेता था। फिर चौथे अवतार से हमें प्रिमिटिव मेन के यानी कि आदि मानव के लक्षण समझ में आते हैं। वामन अवतार। वामन अवतार कैसा होता था, उसकी गर्दन नहीं है, कम गर्दन है, माथा कुछ बड़ा है और लंबाई कम है। तो वामन अवतार को प्रिमिटिव मैन समझा जाता है जब अपन थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो, यानी कि आदि मानव। उसके बाद एक नरसिंह अवतार भी था, जिसमें आधा आदमी और आधा जानवर। तो उसके बाद हम आगे के अवतारों की बात करते हैं, बुद्ध भी शामिल हो गए, राम भी शामिल हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा था धीरे। फिर अपन क्या करते हैं, राम के दौर की बात पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई जब आदमी नहीं थे तो क्या था, दूसरे जानवर थे। जब से प्रिमिटिव मैन आना शुरू हुए तब से एक सभ्यता शुरू हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना लोग शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा रह के, आग की खोज हुई होगी तो एक जगह रहना शुरू किया गया होगा उन्होंने, है ना। एक जगह रहने के बाद आपस में विवाद हुए होंगे, विवाद होने के बाद एक ऐसा क्षण आया होगा कभी जब लोगों ने ज़मीन के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया होगा। पहले तो सिर्फ खाने के लिए संघर्ष होता था, ज़मीन के लिए संघर्ष की पहला युद्ध महाभारत कहलाता है कि भाई वो एक ऐसा युद्ध है जहाँ बोलते हैं कलयुग की शुरुआत हो गई। कलयुग की शुरुआत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़मीन के लिए लड़े जाने वाला इतिहास का रिनोन्ड युद्ध है सबसे पहला। उससे पहले ऐसे मैटर वैदिक संस्कृति में नज़र नहीं आते थे।
वैदिक संस्कृति से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे तब भी ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए हम इनको बार बार पढ़ते हैं और एक अनुभव हासिल करते हैं, ऑटोमेटिक हम अपने आप कुछ विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि 1854 में कि आप कुछ एग्जाम प्रणाली, कोई परीक्षा पद्धति डेवलप करिए और इसके आधार पर आप योग्य लोगों को चुनिए आपसे। तो 1854 में जैसे ही इन्होंने कहा कि एक परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने 1854 में ही एक कमीशन स्टैब्लिश कर दिया जिसको बोल दिया सिविल सर्विस कमीशन, और एस्टैब्लिशमेंट कर दिया इसका लंदन में, सिविल सेवा आयोग। क्लास में बैठने का मतलब या समय देने का मतलब ये है कि हमने उस दिन क्लास से कुछ गेन कर लिया या हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ गई। अगर आ गई या सीख गए तो बहुत अच्छा है, हम शून्य से थोड़ा आगे हो गए। अगर हम शून्य पर हैं तो अपन कुछ मतलब नहीं है। तो 1854 में ही इनकी रिकमेंडेशन पर लंदन में एक सिविल सर्विसेज कमीशन बना दिया, और 1855 से बच्चों एग्जाम होना शुरू हो गए। उस बात से मुक्ति मिल गई कि भाई बिना एग्ज़ाम कराए लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। तो 1854 का जो इम्पोर्टेंट नाम था वो लॉर्ड मैकाले था। 1854 में उनकी ही रिकमेंडेशन के बाद लंदन में सिविल सर्विसेज कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसकी स्थापना की गई, और अगले साल 1855 में एग्ज़ाम शुरू हो गए। और एग्ज़ाम शुरू हो गए तो यहाँ एक बात और उन्होंने गौर की, जो एग्ज़ाम शुरू हो गए तो उन्होंने एज क्राइटेरिया रखा सबसे पहले, और उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एप्टीट्यूड का था कि कोई भी बंदा जिसको हम ऑफिसर के रूप में चुनने वाले हैं वो 18 साल का कम से कम होना चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं हो, 18 से 23। उसके पीछे तर्क उनका ये था कि ये वो एज होगी जिस एज में हम उनको वो बता पाएंगे जो उनको करना है, और वही डिलीवर कर पाएंगे, जितनी चीज़ें उनको करनी है वही सिखाएंगे जितना उनको सीखना है, उनको अतिरिक्त दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब ये हमारे लिए फ्रेश माइंड होंगे। तो हम जो भी उनमें, चाहे हम देशभक्ति की भावना रखेंगे तो वो उनकी तरफ जाएगी, या कुल मिला के अपना दिमाग न लगाएं। एक एज पर आकर लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं कि क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और एक एज पर एक अलग चीज़ आती है। इसलिए हमेशा कोशिश की गई थी कि इसकी एज कम ही रखी जाए, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था करप्शन ना होना, कि अगर इस एज में लोगों के अंदर हमने ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए कि करप्शन ख़राब चीज़ है, तो शायद ये उससे दूर हो जाए, क्योंकि दिमाग तो इनका बहुत तेज़ है। अगर इनको अपराध की दिशा में मोड़ दिया जाएगा तो ये सर्वश्रेष्ठ अपराधी बनेंगे और इनका दिमाग बहुत तेज है, तो इनको दिशा देना बहुत आवश्यक था। तो इसलिए चाहते थे कि 18 से 23 में है इनको हम कर ले। तो 1855 में एग्ज़ाम होना शुरू हुए, और देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम कहाँ होते थे? लंदन में। और ये एग्ज़ाम होने के बाद सिलेक्ट होने वाले लोग आके भारत में प्रशासन करते थे। अब परेशानी ये थी कि हिंदुस्तानी कहते थे हम वहाँ कैसे जाएं लंदन एग्ज़ाम देने, तो कम से कम ऐसा कुछ कर दो कि वो एग्ज़ाम यहीं हो जाए। पहली बात तो सिलेबस आपका इतना ख़राब है, अब फ्रेंच कौन पढ़ेगा कि भाई अपन यूरोपीय पूरा विश्व, आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी हो, थोड़ा बहुत जाना हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक केंद्र बिंदु है यूरोप, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो पूरी दुनिया पर यूरोप का प्रभाव है बहुत ज़्यादा, हमारे देश हर जगह यूरोप का प्रभाव था। तो वो एग्ज़ाम भी उसी संस्कृति से प्रभावित था। तो इस तरीके से पेपर होता था कि किसी भी हालत में कैसे भी एक भी बंदा ना पहुंच जाए इंडियन। एक सज्जन थे 1864 आई, कितने साल बाद देखो, एक व्यक्ति 1864, और ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, और 1864 में भारत देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी बन गई है।
उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। 1864 के बाद 3 सालों तक और कोई नहीं आया, लेकिन 3 साल बाद ऐसे 4 लोग और निकल के आए जो इसी परीक्षा प्रणाली में पास हो पाए। हम लोग इस दौरान चिल्लाते रहे क्योंकि हम लोगों को अब ये पता चल रहा था कि हम भी उच्च पदों पर जा सकते हैं। देखो बेटा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक अलग चीज़ है, लोगों की ज़िंदगी एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लगा हुआ है तो कोई काम धाम नहीं चल रहा है। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहे हैं, जो किसान है वो खेती कर रहे हैं, जो राजनेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं। सबके अलग अलग रोल थे। जिनको पढ़ना है, जिनको कुछ करना है, वो भी चाहते थे कि हम प्रशासनिक अधिकारी अगर बन जाएंगे तो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये भावना तो ज़रूर विकसित थी हमारे देश में। तो बेटा 1864 से 50 साल, कम से कम 50-55 साल लगातार हमारी मांग रही कि इन एग्ज़ाम को भारत में कराया जाए और भारतीय परिदृश्य के हिसाब से कराया जाए, क्योंकि जो लोग भारत के बारे में नहीं जानेंगे तो भारत का शासन कैसे करेंगे। जैसे MPPSC का एग्ज़ाम है, इस बार सिलेबस में मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा है, सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा गया कि मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कैसे सिविल सर्वेंट MP के बन पाएंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि वो लोग ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ जिनको मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी हो, सब कुछ पता हो। तो ये वो ही चाहते थे। लेकिन 50 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई बच्चों। यहाँ पे 50 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। उस वक्त अंग्रेज़ों को भी लगा कि अब भाई व्यवस्था हो रही थी भारत में भी बहुत ख़राब, उनको जाना ही था। ये दौर वो चल रहा था, उनको चाहे जब जाना पड़ता था। अब जाना था, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको सुधारने के उपाय ढूंढे जाते हैं। तो इन्होंने सोचा यार अब तो वाकई में यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, ऑफिसर्स की आवश्यकता है, और लोग चाहते हैं 50 सालों से चिल्ला रहे हैं कि हमें क्या हो गया, हमारे ऊपर शासन करना है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं इसमें सेलेक्ट हो सकते। भाई कोई प्रबुद्ध वर्ग था जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, अब उनके भाई हैं, अब उनमें ये योग्यता है, वो चाहते हैं वो प्रशासन करें, मैं अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ और वो हासिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन कई लोगों की मजबूरी होगी, वो वहाँ एग्ज़ाम देने जा ही नहीं सकते। इस आनन फानन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक कह सकते हैं कि भाई भारत शासन अधिनियम 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आपको याद होगी। ये सब कुछ पढ़ेंगे आप, ये आपके सिलेबस में है शामिल। ये आप इससे पहले वाली सारी क्लास में, मैं तो सिर्फ आपको ओवरव्यू देता रहता हूँ। 1990 में एक सेक्शन था, यानी कि ये भी एक बिल हो गया कि भारत पर अब कैसे शासन होगा। इसमें एक सेक्शन था 96C, उसमें कहा गया कि भाई आप लोग यहाँ ही बनाओ एक सिविल सर्विसेज कमीशन, हिंदुस्तान में बनाओ और जल्दी बनाओ, इसकी आवश्यकता है। 1919 में उन्होंने बोल दिया कि आप सिविल सर्विसेज कमीशन एक बनाइए, और 1919 को स्टडी करने के लिए एक और कमीशन बनाया जिसको ली आयोग कहते हैं, या ली कमीशन। ली कमीशन, इस ली कमीशन ने 1919 के प्रोविजंस को स्टडी किया और उन प्रोविजंस के आधार पर इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात लिखी गई है भाई साहब, ये हिंदुस्तान की डिमांड है और आप बहुत जल्दी ही हिंदुस्तान में ही एक कमीशन बना दो। ली कमीशन जब काम कर रहा था उस दौरान अंग्रेज़ों ने क्या किया था, 1922 से भारतीयों की मांग मान ली थी। अभी तक एग्ज़ाम कहाँ हो रहे थे, लंदन में। और कौन करा रहा था, सिविल सर्विस कमीशन। कब से करा रहा था, 1854 से। इन्होंने 50 सालों 55 सालों बाद इन्होंने एक बात मान ली हिंदुस्तानियों की कि ठीक है भाई, अब आप लोग भारत में परीक्षा दे सकते हो। कब से, 1922, और पहला प्लेस बना जिसका नाम था इलाहाबाद, जो हो गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। इसके बाद कुछ समय बाद दिल्ली में भी हुआ, 2 जगह हुआ। 1992 पर हम कब पहुंचे थे, कहाँ से पहुंचे थे, 1990 से, भारत शासन अधिनियम से। 1919 में ही कुछ बात की गई, उस दौर में वो मुद्दा चल ही रहा था। उन्होंने 1922 में यहाँ अलग से एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया। एक डेट आई बेटा
ये कौन आ गया बीच में? ली कमीशन। ये बात है 1923-24 की। 19 में कुछ रिकमेंडेशन आई कि आप ऐसा कुछ करो। 1922 में पहली बार एग्जाम हमारे देश में हुए और एक ली कमीशन बनाया गया था कि कैसे कराएं अब एग्जाम, या ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ये जो सुधार दिया गया इसको अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए, अगर अपनाया जाए तो किन सुधारों के साथ अपनाया जाए। तो इन्होंने अपनी सिफारिश में कह दिया कि जैसा उन्होंने बोला वैसे बना दो, एक आयोग, एक कमीशन बनाओ कि अब लंदन वाले कमीशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर एक डेट आई 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926 के दिन एक उन्होंने एक तरीके से सेंट्रल एजेंसी बना दी, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और कह दिया गया अब से भारत देश की परीक्षाएं इस कमीशन के तहत हुआ करेंगी। और इसके पहले चेयरपर्सन बनाए गए, यानी पहले अध्यक्ष इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सर रॉस बारकर, रॉस बारकर। वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था। हैलीबरी इंस्टीट्यूशन था लंदन में, तो जाना वहीं पड़ता था। हालांकि हिंदुस्तानियों, ये पहले की बात है और ये उसी दौर की बात है जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था। हैलीबरी इंस्टीट्यूशन था। बेटा मुझे लग रहा है उठाना नहीं उठाऊँगा। तो अभी तक हमने कहानी कहाँ से शुरू की? ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि पहले सीधे भर्ती कर देते थे डायरेक्ट। उसके बाद मैकाले जी ने सिफारिश की कि भाई साहब एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए आप। 1854 से 1854 में जैसे उन्होंने रिकमेंड किया तो एक कमीशन बन गया लंदन में। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कब से कराए जाने लगे? 1855 से। पहले पर्सन हमारे इंडिया के कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद हम 1919 में आए। इस बीच इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया बेटा, बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट। जैसे आप लोगों को कोई मौका दे दे कि एक एग्ज़ाम है, अचानक से बोल दे कि एक एग्ज़ाम है और उसमें टॉप आने वाले कुछ लोगों को हम सीधे पोस्ट दे देंगे। इन्होंने 1893 में ये एक्सपेरिमेंट किया था अंग्रेज़ों ने। 1893 में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक खुली भर्ती एक तरीके से सभी के लिए, कि अब सब आओ एग्ज़ाम दो। इसमें इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट टॉप 10 जितने स्टूडेंट थे ना, टॉप 10 चुन लिए और टॉप 10 को इन्होंने बना दिया था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि एक खुली भर्ती का आयोजन भी हो चुका है और उसकी प्रक्रिया बहुत आसान थी। मतलब पहले 10 जो आएंगे उनको हम डायरेक्ट पोस्ट दे देंगे। ये तो बात हो गई बेटा, ये धीरे 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 बढ़ता हुआ क्रम था। इसका नाम क्या हो गया भाई? हम कौन से सन में आ गए थे? हम सन में आ गए थे 1 अक्टूबर 1926। हम इंडिपेंडेंस के करीब होते जा रहे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। ये सब पढ़ोगे आप बहुत अच्छे से, ये याद आ जाएगा आपको। और ये 1935 आने के बाद ये जो सेंट्रल पीएससी थी ना, इसका नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग। और ये डेट थी 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 से अब इस आयोग का नाम हो गया संघ लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन।
बेटा कई सालों तक सिर्फ इलाहाबाद में एग्ज़ाम होते थे और कहीं नहीं होते थे। ये फेडरल बन गया ना, उसके बाद दिल्ली में भी होने लगे। तो फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 1937, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। वो डेट थी 26 जनवरी 1950, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई और इसका परमानेंट नाम क्या कर दिया गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जब भी आप पढ़ें, आप शुरुआत उससे कुछ पहले से करना कि भाई अगर हमें कुछ लंबी छलांग लगानी होती है तो थोड़ा पीछे से दौड़ के आते हैं, तो आसानी होती है। वहीं से दौड़ोगे तो उतना आनंद भी नहीं आएगा, है ना। पीछे से आओगे तो स्मूथनेस समझ में आएगी और एक तरीका पता चलेगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब बन गया यूपीएससी। आज़ाद हिंदुस्तान में हम तो किस्मत वाले हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में आए हैं, सीधे यूपीएससी बना हुआ देखा, एमपीपीएससी बना हुआ देखा, तो हमें ये मौका मिल गया कि है क्या पढ़ने का। वैसे तो ये सब याद होने वाली चीज़ें याद हो ही गई होंगी आप लोगों को, नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों, है ना। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपडेशन पर और लगभग काम कंप्लीट हो चुका है नोट्स अपडेशन का। तो फिलहाल आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है, जैसे कि ये रट गए हों। अब देखो बेटा, छोटी छोटी सी चीज़ें क्या लिखी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल नंबर 315 से 323, और 315 अब हमें पढ़ना इनके बारे में भी है। हमें बेशक आर्टिकल्स लाइन से ना याद हो, समझे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हमें ऐसे रटने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको अगर हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो कम से कम उतने आर्टिकल तो हमें पता चल जाते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे हमें यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, हम आर्टिकल नंबर 315 पर गए तो हमें पता चलता है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है। कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा और राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, जैसे एमपीपीएससी। चाहे यूपीएससी की बात करें या एमपीपीएससी की बात करें, इनको कहाँ पर बताया गया है? 315 से लेकर 323, जिसमें आर्टिकल नंबर 315 में बताया गया है कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं या बनाएंगे, और हर स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। ठीक है बेटा। और ऐसे ही जब आर्टिकल नंबर 316 में जाओगे, अब 315 सिर्फ इतना ही नहीं है, आप 315 में जाओगे क्लॉज 1 मिलेगा, क्लॉज 2 मिलेगा। अब क्लॉज 1, 2 आप सीरियल वाइज याद नहीं कर सकते। सीरियल वाइज याद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें कई अमेंडमेंट्स हैं, कई संशोधन हैं, तो हमें टुकड़ों में ही याद हो सकता है और उनकी मूल बातें याद होनी चाहिए, समझे। मूल बातें यानी कि बेसिक बातें अगर याद होंगी तो हम किसी से भी चर्चा कर सकते हैं उस बारे में। कि 315 के बारे में अगर हमें इतना ही पता है कि भाई इसमें क्या है, तो हमें पता है कि भाई यूपीएससी और स्टेट पीएससी बनी है यहीं से, इसमें बताया गया है कि कैसे बनाओ आप। 316 में बताया गया है कि जो भी आपने सोचा है, जिन लोगों को सोचा है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा या कैसे होगी। जैसे उन्होंने बोला कि भाई हम एक चेयरपर्सन रखेंगे पक्का, जब तक चेयरपर्सन नहीं होगा तो कोई कमीशन नहीं बनेगा, और कुछ मेंबर्स रखेंगे। अब उन्होंने बोला कितने मेंबर्स, तो यहाँ बोल दिया कि इसकी संख्या डिसाइड नहीं करते अभी, जो भी हमको लगता जाएगा टाइम पर हम उतना करते जाएंगे। तो कितने लोग होंगे उसको कुछ डिसाइड नहीं किया गया, और ना कुछ योग्यता डिसाइड की गई कि चेयरपर्सन की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है या मेंबर्स की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है। कुछ योग्यता डिसाइड नहीं की गई, बस ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति जी चाहें वो बैठेगा,
और राष्ट्रपति चाहेंगे वो बैठेगा। इसके अलावा बस इतना याद रखना कि जितने मेंबर हैं, जैसे अभी वर्तमान में यूपीएससी में 9 लोग हैं, अब उन्होंने कहा बस इतना याद रखना महाराज कि जितने भी लोग हों, 5 हों, 6 हों, 8 हों, उनमें से आधे कम से कम ऐसे हों जिन्होंने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 10 साल काम किया हो, इतना अनुभव उनको हो, कि 10 साल काम करने का अनुभव उनको हो, इतना उन्होंने डिसाइड किया। और 316 के तहत उन्होंने कहा कि यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे, जबकि स्टेट पीएससी यानी कि राज्यों के लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और कहा कि इनकी टेन्यूर रहेगा 6 साल या 65 साल, जो भी हो जाए, कि अगर व्यक्ति 6 साल का हो, 6 साल अगर वो काम कर चुका है तो पर्याप्त है। अगर वो 65 साल काम कर चुका है, 65 साल का हो चुका है, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और ये भी बताया गया कि अगर एक बार आप इस पोस्ट पर हैं तो दोबारा उस पोस्ट पर आप नहीं रह सकते, यानी कि दोबारा का कार्यकाल नहीं है, एक बार ही बन सकते हैं, समझ गए? प्रमोट हो सकते हो आप, आगे चल के इसमें प्रावधान दिए, यानी कि नियुक्ति कर दी किस आर्टिकल में? 316। ऐसे आर्टिकल नंबर 317 कि अगर किसी को हटाया जाना है या भाई किसी को रेजिग्नेशन देना है, हाँ, तो वो किसको देंगे? उनने बोल दिया कि भाई अगर किसी को रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को दे देंगे, अगर यूपीएससी का मामला है। अगर स्टेट पीएससी का मामला है तो किसको दे देंगे? गवर्नर को दे देंगे। अगर मान लो इनको हटाना है तो इनको हटाना उतना आसान नहीं है। इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी और राष्ट्रपति जी को वो जांच सौंपी जाएगी। उनको अगर जांच में ऐसा पाया जाता है इनको हटाया जाएगा तो हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया दी है आर्टिकल नंबर 317 में। आर्टिकल नंबर ये हमेशा हर किसी के लिए होता है, टर्म्स कंडीशंस ऐसा समझ लो, हाँ, रूल्स एंड रोल्स, देसी भाषा है, टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा के लिए याद हो जाती है। रूल्स एंड रोल्स डिसाइड करने का अधिकार भी इनको दिया गया है कि भाई आप अपनी सैलरी डिसाइड करेंगे इन लोगों की, और भविष्य में सैलरी में चेंजेस भी अगर करोगे तो किसी की सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ सकती है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। उन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 319 के तहत क्या कहा कि जो भी, मैं बता देता हूँ 319, जितने भी अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष और यानी कि चेयरपर्सन और सदस्य होंगे वो जिस पद पर पदस्थ है उस वक्त अगर वो पद पर नहीं है, पोस्ट से हट गए हैं या उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी दूसरे काम को नहीं कर सकते, किसी दूसरे पोस्ट को धारण नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो वो क्या बन सकता है? चेयरपर्सन बन सकता है, प्रमोट हो सकता है। कोई राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष। या राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अध्यक्ष है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकता है या चेयरपर्सन बन सकता है, तो ये प्रमोट हो सकते हैं। अदरवाइज ये किसी दूसरी जगह कभी भी जीवन पर्यंत तक काम नहीं कर सकते भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, और कभी भी दूसरा टेन्योर भी पूरा नहीं कर सकते उस पद पर बने रहने के बाद। जैसे सदस्य का 6 साल का कार्यकाल हो गया तो या तो उसके 6 साल बचे होंगे तो आगे प्रमोट होके जा सकता है, वापस उस पद पे काम नहीं कर सकता। तो इन्होंने 319 में चेयरपर्सन और मेंबर्स के बारे में ये क्राइटेरिया फिक्स किया है, दोबारा काम नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर ऐसे ही उन्होंने बताया 320 कि वह इनके फंक्शंस क्या होंगे, क्या काम करना है, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो क्या काम है इनका? बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराना,
मुख्य काम काहे के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रशासनिक सेवाएं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार, IAS, IPS, IFS, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यूनियन टेरिटरीज, उनमें भी अपॉइंटमेंट का काम इन्हीं का है। इसके अलावा अगर 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट, उनकी कोई एक कॉमन नीड है कि भाई उनको कुछ ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो उनको एक ही तरीका है जिससे मिल सकते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम से, तो भाई 2 राज्य हैं, 2 स्टेट हैं, उन्होंने अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभाओं में ये बात कही कि हम चाहते हैं कि इस राज्य मध्य प्रदेश या राजस्थान दोनों मिलकर एक संयुक्त कमीशन बना दें, कंबाइंड कमीशन बना दें। अगर वो विधानसभा ने कह दिया हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों राज्यों की विधानसभाओं ने कह दिया कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कह के हम दोनों के लिए एक कंबाइंड कमीशन बनवा लीजिए, तो हम दोनों का काम हो जाएगा। तो वो कहेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है कि राज्यों को अगर कोई आवश्यकता है तो वो गवर्नर के कहने पर वो उपलब्ध रहेंगे। अगर उनको कंबाइंड कमीशन बनाना है तो वो कंबाइंड कमीशन बनाएंगे। अगर उनको किसी एक राज्य की ही विशेष मदद करनी है तो वो पूरी तरीके से मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। ये फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ और पावर्स दी गई जिनसे इनके फंक्शंस का थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जैसे आर्टिकल नंबर 321 इनके कामों की थोड़ी सी और व्याख्या करता है, या कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या होता है बेटा, इनको कोई चेंजेस करने हैं, मान लो हाँ सिलेबस चेंज करना है या कुछ इनकी रिकमेंडेशन है। और हम एक बात और जानते हैं कि जो चीज़ संविधान में लिखी है, मान लो संविधान में लिखी है, तो संविधान में लिखे हुए को बदलना इतना आसान नहीं है। संसद ही कर सकती है ये काम, संसद कर सकती है, लेकिन इनको इन आर्टिकल्स के माध्यम से कुछ चीज़ों के लिए खुद ही पावर दे दी गई है कि आप वर्क क्राइटेरिया उतना आप बढ़ा सकते हो कि भाई कोई परीक्षा पद्धति आपको बदलनी है, परीक्षा पद्धति बदलनी है, या कुल मिला के जिस तरीके से आप एग्ज़ाम ले रहे हो उसको दूसरे तरीके से लेना चाहते हो, तो ये आप खुद कर सकते हो, है ना। तो उनके एक्स्ट्रा फंक्शंस में आ जाते हैं ये चीज़ें। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, अपने तरीके से कराना, उनमें रिसर्च करना, रिसर्च के बाद अगर जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि सिलेबस चेंज करना है या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करना है तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे संसद में पास हो रहा है वैसे आपको ये राइट दिया जाता है कुछ चीज़ों, कुछ मामलों में। तो ऐसा 321 में उन्होंने कहा, और कहा आर्टिकल नंबर 322 कि आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत होगी। भाई सैलरी वैलरी कहाँ से आएंगी इन लोगों की? हाँ बेटा, हाँ कंटिजेंसी भारत की संचित निधि से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को सैलरी मिलेगी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को स्टेट की संचित निधि से सैलरी मिलेगी। और एक आर्टिकल, अंतिम आर्टिकल में उन्होंने बोला है कि आप जो कर रहे हैं आप उसकी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन, हाँ कि अगर आप यूपीएससी की चर्चा करेंगे तो आप अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देंगे। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब उनको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, सलाह है, अगर उनको मानना होगा तो वो मानेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं माना। और ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा होता नहीं कि उनकी बात मानी नहीं जाए। तो जो रिकमेंडेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देगा? एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उनको कहाँ रखेगा? लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाएगी तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी ईयरली रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नर को। गवर्नर कहाँ रखेगा उसको? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि विधानसभा में। और जिन राज्यों में काउंसिल्स होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी या विधान परिषद होंगी तो उनमें भी रखा जाएगा। तो एक इंट्रोडक्शन है ये यूपीएससी का, इसमें हमने उन सभी फैक्ट्स को शामिल किया
जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब हम पीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है कि हमें एक प्रश्न तो इससे मिलना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन मिलना है तो वो एक क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि हम यूपीएससी के बारे में नॉलेज रखते हैं, इतनी कि हमें सभी आर्टिकल्स के बारे में पता है, किस आर्टिकल में क्या है, हमें थोड़ी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जानकारी है, क्योंकि भाई शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ रिनोन्ड क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट ही कि भाई कि कहाँ किस भाग में उल्लेख है या किस आर्टिकल में बताया गया है, या पहली बार ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारत में प्रशासनिक अधिकारी बना। तो ऐसी कुछ चीज़ें इनके तहत पूछी जा सकती हैं। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, वो तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, जिक्र है। समस्या कहाँ आती है? जब हम कोई बिल पढ़ते हैं या कानून पढ़ते हैं। कानून की भाषा भी अलग होती है और उसमें इतने सारे प्रोविजंस होते हैं, चूँकि वो कानून एक जुडिशियल सेक्टर हो गया कि भाई जो वकील होते हैं वो उन कानूनों को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक वो भी क्वालिटी अपने अंदर चाहिए कि हम वकील भी बने, हम राजनेता भी बने, हम एक बिल्कुल समझ लो कि विश्लेषण करने वाले व्यक्ति बने चीज़ों को। तो ये पढ़ना आसान है, जबकि थोड़ा सा टफ पढ़ना होता है बिल जिनके अधीन कुछ आयोग बनाए गए हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कर रहे थे। अगली क्लास में बेटा हमने ये जहाँ छोड़ा था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, अगली क्लास मतलब कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आज आप इसको ध्यान में रखना, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना हम यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे, चाहे वो कहानी के तौर पर याद रहे। उसका अच्छा तरीका क्या है, इसको लिखने की कोशिश करना सोच के, और आपके पास सब कुछ मौजूद है इसके बारे में। हाँ, वो किसी सरकारी पद पे नहीं जा सकते। बिजनेस करें, बिजनेस करने से किसने रोका है? बिजनेस और सर तीसरा है कि अगर जैसे कि अभी वो पिटीशन डाला है स्टूडेंट्स ने यूपीएससी की, तो सर वो इन आर्टिकल्स में नहीं आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला होगा। पिटीशन कोई भी डाली जाएगी वो तब डाली जाएगी जब इन्होंने जो संवैधानिक उपबंध होंगे उनसे इतर कुछ काम किया है। मान लो सरकार काम कर रही है, सरकार ने क्या किया, कोई मान लो जैसे एमपीपीएससी का एक मसला चल रहा है कि भाई उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया। इनका अलग मत है कि हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हो कि आपने उल्लंघन किया है। संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने बस भाई हमारे यहाँ जैसे लोग हैं, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने उस पॉपुलेशन के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। अब जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक कहा जाता है, प्रोटेक्टर, कि भाई प्रोटेक्ट कौन करेगा ऐसी बातों को, कौन कौन मानेगा, तो सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि ये जो कह रहे हैं इनके संवैधानिक उपबंध क्या है। अगर संविधान में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई इनको खारिज कर सकते हैं वो तुरंत। अगर इनकी बात में दम लग रहा है तो वो चीज़ बदली संसद से जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है उस वक्त तक जब तक कि संसद कोई विधि नहीं बना लेती या संसद कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही काम चलाना पड़ेगा। यानी कि उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सर्वमान्य होगा, जैसा पहले हुआ था SC/ST एक्ट में कि SC/ST एक्ट थोड़ा कठिन था, कठोर था। एक व्यक्ति ने पिटीशन दाखिल करी और उसकी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उन्होंने उसको राहत दे दी। उन्होंने कहा कि भाई ये बात थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है कि हो सकता है लोगों के ऊपर गलत तरीके से केस दर्ज किए जा रहे हैं। उसके उन्होंने NCRB के आंकड़े भी देखे कि भाई ये सही हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कृपया करके सभी केंद्र को कहा कि अब से कम हमारे आदेश से आज से आप FIR दर्ज करने से पहले 7 दिन की जांच करोगे। FIR दर्ज करने से पहले 7 दिन की जांच करोगे, और भाई जांचकर्ता अधिकारी और DSP लेवल का अधिकारी होगा, और एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं, यानी कि अग्रिम जमानत किसी को दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें इसलिए कही थी क्योंकि ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अगर कोई SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो उसको सीधे गिरफ्तार करके जेल पहुंचाना है।
अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि सर हमें अपना पक्ष रखने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है सीआरपीसी की सेक्शन 438, उसके थ्रू हम गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट के समक्ष जाएंगे, सर हमें गिरफ्तारी से बचाने के लिए बेल दे दो, जमानत दे दो, तो कोर्ट जमानत दे देता था। लेकिन SC/ST एक्ट में मना कर दिया कि भैया किसी को भी एंटिसिपेटरी बेल मत दे देना। क्यों? क्योंकि वो जो विक्टिम होगा उसको परेशान कर सकता है, उसको तुरंत पकड़ना है, इतने में तो वो परेशान कर ही डालेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बात सही लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात मानते हुए कह दिया कि अगर किसी को ज़रूरत है, अपनी बात रखने का अधिकार है उसको, अगर उसको दी जा सकती है एंटिसिपेटरी बेल तो आप दे दो, और कृपया करके तुरंत FIR दर्ज मत करो। पूरे देश में बवाल हो गया, और बवाल होने का कारण भी बहुत स्पष्ट था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कानून, पुराना कानून थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से बोल दिया कि ये 3 चीज़ें आपको लागू करनी पड़ेंगी, और यही मूल बिंदु था एक्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सब जगह हाहाकार हुआ, और फिर केंद्र सरकार वापस संसद में गई। संसद में गई तो उसको संशोधन करना पड़ा। संशोधन क्या करना पड़ा? उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश खारिज करना पड़ा, और उसके लिए उनके तर्क भी थे कि अगर हमने 7 दिन की जांच का आदेश दे दिया तो इन 7 दिनों में किसी पीड़ित को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, और अगर हम एंटिसिपेटरी बेल देने लगे तो इसका मूल आधार ही खत्म हो जाएगा कि जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो हमें इस कानून को कठिन ही बनाए रखना होता है। तो वो सरकार संसद में गई, एक उन्होंने संशोधन करा दिया संसद से, जिसमें कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित आदेश इस कानून के माध्यम से निरस्त किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पर सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देगा, तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, और अगर सरकार चाहती है उस बात को नहीं माननी तो कहाँ जाएगी वो? संसद में। फिर पूरी प्रोसेस के साथ उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम कल मिलते हैं। आप खूब पढ़ाई करो, खूब रेगुलर पढ़ाई किया करो, क्योंकि अगर आप पढ़ने से जुड़े हो मतलब आप सपने से जुड़े हो। किसी दूसरी चीज़ को करने से आप अपने सपने से नहीं जुड़ सकते, चाहे आप घूमने चले जाओ। और एक और बात याद रखना, जिसके पास कम समय होता है उसी के पास ज़्यादा समय होता है, और जिसके पास ज़्यादा समय होता है उसके पास कम समय होता है। तो अपने समय की वैल्यू करो, खूब पढ़ाई करो, एक ही बार पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, है ना? ओके, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।